बेटा आज हमारा टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। चैप्टर नंबर 1 है बेटा हिस्ट्री में। देखो इसमें जो इतिहास का समय को मात्र कैलेंडर या घड़ी की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिन या वर्ष के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि समय आर्थिक और सामाजिक संगठन में आने वाले बदलाव को झलकाता है। यह दिखाता है कि विश्वास एवं विचारों में कितना स्थायित्व रहा तथा कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े भागों या युगों अथवा कालों में विभक्त कर दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ सरल हो जाता है। यानी क्या है, जो अतीत है बेटा को समान विशेषता जो रखने वाले जो बड़े बड़े भाग हैं, यानी अतीत के युगों अथवा कालों में, यानी युगों के अनुसार और कालों के अनुसार उनको बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना क्या है कुछ बेटा आसान हो जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा था। यानी जो 19वीं शताब्दी थी कि जो मध्य अंग्रेज जो इतिहासकारों ने क्या किया था, जो भारत का इतिहास था उसको 3 काल खंडों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। ये विभाजन इस प्रकार आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव होता है। जो शासक होते थे, शासकों का जो धर्म ही एकमात्र क्या होता था, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव लाता था तथा अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आता। यानी जो अर्थव्यवस्था या फिर समाज या संस्कृति में मतलब और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि ये धर्म ही एकमात्र क्या होता है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव लाता है। इस नजरिए से इस उपमहाद्वीप की अपार विभिन्नता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस युग विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार मानते हैं। यानी जो इस समय का जो विभाजन को हुआ था उसको आज बहुत ही कम इतिहासकार मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता निश्चित करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों को शामिल किया गया था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों एवं गाँवों के निवासी तथा प्रारंभिक दौर के साम्राज्य और राज्य है। इस वर्ष आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे सामान्यतः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, स्थानीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो वंशपति और ग्रामवासियों की कीमत पर मुख्य धर्मों के रूप में भी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के विषय में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। मतलब कि क्या है बेटा, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था उसमें जो क्या था, किसके बारे में पढ़ा था, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। शिकारी, संग्राहक, फिर जो प्रारंभिक दौर था वो कैसा था, कृषि कर्मियों का, शहर और गाँव के जो निवासी तथा प्रारंभिक दौर के जो साम्राज्य और राज्य, इनके बारे में। लेकिन इस काल में बेटा हम पढ़ेंगे जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसमें आपको जो कृषक समाजों के विस्तार से और स्थानीय और सामाजिक राज्यों के उदय कैसे हुए, वनवासी और ग्रामवासियों की जो कीमत पर मुख्य धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में से व्यापारी कंपनियों के आगमन के विषय में हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के ये हजारों वर्ष अनेक परिवर्तनों के गवाह रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से बहुत भिन्न थी। यानी जो क्या थी, 8वीं और जो 11वीं शताब्दी से मतलब क्या थी, जो 16वीं जो 18वीं शताब्दी थी उसमें बेटा काफी फर्क था। इसलिए इस पूरे युग को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना सामान्यतः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक विकास एवं बौद्धिक प्रगति का क्या है, भाव जुड़ा हुआ है। यानी जो आधुनिक है, आधुनिकता है उसके साथ क्या है, भौतिक विकास का और बौद्धिक जो यानी जो बौद्धिक प्रगति का क्या है, भाव जुड़ा हुआ है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि जो मध्यकाल रूढ़िवादी था तथा उस दौरान कोई बदलाव ही नहीं हुआ, परंतु हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मतलब क्या था, यानी जो बेटा मध्यकाल है इसको आधुनिक काल से जोड़ा जाता है, यानी इसकी तुलना आधुनिक काल से की जाती है। यानी आधुनिकता के साथ भौतिक विकास है, जो बौद्धिक विकास की क्या हुई थी, इस काल में प्रगति हुई थी। लेकिन
प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे तात्पर्य मतलब इसका अर्थ यह निकला कि जो मध्यकाल रूढ़िवादी था तथा उसके दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी क्या मध्यकाल को रूढ़िवादी माना गया, लेकिन उसमें उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन परंतु ऐसा नहीं था बेटा, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, यानी उसमें भी क्या थे, बदलाव हुए थे। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय बदलाव आते रहे तथा कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समुन्नत हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ किया। यानी क्या था, जो मध्यकाल था उसमें क्या था बेटा, काफी बदलाव हुए थे और कई क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था इतनी संपन्न हो गई थी कि जो यूरोप के जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापारी कंपनी को भी क्या किया था, आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप बदलाव के चिन्हों एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया को पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस किताब में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले साल पढ़ी हुई बातों से करने की चेष्टा करें। जहाँ भी संभव हो या देखने की कहाँ परिवर्तन हुए हैं तथा कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर निगाह डालकर भी ये देखें कि और भी क्या परिवर्तन है या वैसे ही रहा है। ठीक है बेटा, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अच्छे से कर लेना, और इस चैप्टर की बेटा अच्छे से तैयारी करना। ये यूटी में दिया गया है। ठीक है बेटा, गुड बाय।